Hello friends, this is Urvi Jariwala from Leprocare Surgical Hospital, Surat, and we are back here again with a new topic. और ये थोड़ा है वो ऑफबीट टॉपिक है, लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, पर बहुत से लोग इससे सफ़र होते हैं, तो हमने सोचा कि लेट अस डिस्कस अबाउट इट, लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ पाइल्स, फिशर और फिस्चुला, जिसे हम गुजराती हिंदी में हरस, मसा, भगंदर के नाम से भी जानते हैं। और मैं देखती हूँ कि ओपीडी में ये जो 3 डिसीजेस है उसके काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, और इन तीनों के सर्जरीज भी आए दिन मतलब चलती ही रहती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 थिंग्स? पाइल्स, फीसर और फिस्चुला मतलब में हरस, मसा और भगंदर, ये तीनों अलग अलग बीमारियां हैं जो एनाल रीजन के बाजू में, मतलब में कि टॉयलेट का जो भाग होता है उसके अंदर या उसके बाजू में होने वाली बीमारियां हैं। ये तीनों बीमारी अलग अलग है। हरस मतलब में फिशर, सादी भाषा में उसको बोले तो चीरे पड़ना या कट हो जाना, जिसको हमारी भाषा में हरस बोलते हैं। दूसरी बीमारी है पाइल्स, मतलब में हम बोले उसको मसा। वो जो बीमारी है उसके अंदर टॉयलेट के अंदर के भाग में जो म्यूकोजा होती है, वो म्यूकोजा के अंदर खून की नसें होती है, जो खून की नसें फूल जाती है और वो कभी भी या तो वो भाग बाहर आने लगता है या तो उसके अंदर से ब्लीडिंग चालू होता है, जिसको हमारी भाषा में पाइल्स बोलते हैं। और तीसरी बीमारी है भगंदर, जिसके अंदर टॉयलेट के आजू बाजू की जगह में पस होता है या तो फिर छोटा सा होल होता है, उसके अंदर से पस निकला करता है। कोई बार कोई पेशेंट को ऐसा भी होता है कि टॉयलेट के अंदरूनी भाग से भी पस निकलता है, जो बीमारी को हम बोलते हैं भगंदर। ओके, सो नाउ वी नो द डिफरेंसेस कि ये तीनों बीमारियां अलग है। तो नाउ द क्वेश्चन इज के सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं कि सेम होते हैं? ये तीनों बीमारियों में पेशेंट हमारे पास अलग अलग सिम्टम के साथ आते हैं। ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो या तो पेन लेके आते हैं या तो ब्लीडिंग वहाँ से हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट के साथ में आता है, या तो फिर दोनों चीज़ें साथ में होती है। जो सिर्फ हिस्ट्री से हम लोगों को मालूम पड़ता है, मतलब मैं पेशेंट को पूछने से जो हम लोगों को मालूम पड़ता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर दर्द है और दर्द के साथ में फ्रेश ब्लड टॉयलेट में आता है तो ज़्यादातर वो पेशेंट को फिशर या तो हरस की बीमारी होती है। जो पेशेंट को पेन कम होता है या नहीं होता है और सिर्फ फ्रेश ब्लड और बहुत सारा ब्लड पड़ता है, टिपिकली पेशेंट बोलते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड पड़ता है या तो नल की तरह ब्लड पड़ता है, तो वो पेशेंट्स को ज़्यादातर पाइल्स की बीमारी होती है। और भगंदर के जो पेशेंट है, फिस्चुला के जो पेशेंट है, उसकी टिपिकल कंप्लेन ये रहती है कि कहीं ना कहीं से पस डिस्चार्ज होता है टॉयलेट के आजू बाजू में से, या टॉयलेट में जब भी जाते हैं तो पस डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स अलग अलग बीमारियों में होती है। ओके सर, सो यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट ब्लीडिंग। तो नाउ द थिंग इज कि सबको फ्रेश ब्लीडिंग ही होती है, मतलब सबको रेड कलर का ब्लड ही जाता है या ब्लैक और ब्राउन ब्राउन ब्लड भी जाता है? हाँ, जो हरस मसा की बीमारी है उसके अंदर फ्रेश ब्लड ही पड़ता है। अगर किसी को ब्लैक ब्लड पड़े, काला ब्लड पड़े या तो फिर स्टूल काला होता है, तो वो हम ऐसा सोचते हैं कि वो ब्लड अंदरूनी हिस्से से, या तो स्टमक से या तो स्मॉल इंटेस्टाइन से या तो लार्ज इंटेस्टाइन से आता है। और ब्लैक ब्लड पड़ना वो एक अलार्मिंग साइन है कि जिसके अंदर हम लोग रूटीनली एंडोस्कोपीज, मतलब में अपर जे एंडोस्कोपी, लोअर जे एंडोस्कोपी करवाते हैं कि सिर्फ पाइल्स ही रीज़न नहीं हो सकता है, दूसरी भी कोई बीमारी अंदर हो सकती है कि जिसकी वजह से ये तकलीफ होती है। पाइल्स और फीसर के अंदर ज़्यादातर फ्रेश ब्लड ही पड़ता है। ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये बीमारियां होने के रीजंस क्या है?
ज़्यादातर ये जगह पे जो भी बीमारियां होती है वो खाने की बैड हैबिट्स की वजह से ही होती है। जो लोग हैवी खुराक ज़्यादा खाते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जिनको मैदा खाने की आदत ज़्यादा होती है, और नॉर्मल खुराक खाने वाले लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ज़्यादा रहती है। मेन रीज़न फॉर ऑल दिस इज़ कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है और उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो उसके अंदर से ये सब बीमारियां जन्म लेती है। तो मेन रीजन फॉर दिस इज कॉन्स्टिपेशन। ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप डायग्नाइज कैसे करते हो? मतलब कुछ रिपोर्ट्स निकलवाने या सोनोग्राफी रिपोर्ट निकलवानी, ब्लड रिपोर्ट निकलवाना, ऐसा कुछ ज़रूरी होता है? ये जो बीमारियां है वो सर्जन डॉक्टर एग्जामिन करके, मतलब मैं देख के ही हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये पाइल्स है, ये फिशर है, ये फिस्चुला है। हाँ, फिस्चुला एक ऐसी बीमारी है कि जिसको जब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर सोनोग्राफी या एमआरआई करवाते हैं कि जिससे अंदर जो बाहर पस निकलता है तो ऐसा ही अंदर एक रास्ता होता है और अंदर भी होल होता है। तो वो रास्ता एक है, दो है, चार है, नीचे खत्म हो जाता है, ऊपर खत्म हो जाता है, तो वो सब देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड या एमआरआई कराते हैं। बाकी बात रही हरस और मसे की, तो उसके अंदर ज़्यादातर कोई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हमको मालूम पड़ जाता है। ओके, मैं खुद यहाँ पे देखती हूँ कि डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती है। वैसे काफ़ी लेडीज हमारे हॉस्पिटल में आती है। काफ़ी लेडीज का तो ऑपरेशन भी होता है। तो इसके क्या रीज़न है? हाँ, डिलीवरी के बाद में काफ़ी लेडीज़ एनल रीजन में पेन और ब्लीडिंग की कंप्लेंट के साथ आते हैं। ज़्यादातर आफ्टर डिलीवरी हम लोग जो मैक्सिमम देखते हैं, 99% फीमेल जो हमारे पास ये कंप्लेंट्स के साथ आती हैं उनको फिशर की बीमारी होती है। बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, जो बेबी टमी में रहता है उसका जो स्ट्रेचिंग रहता है डिलीवरी के टाइम पे, जो स्ट्रेचिंग होता है वो स्ट्रेचिंग की वजह से फिशर्स मतलब में चीरे पड़ जाते हैं और उसकी वजह से सीवियर पेन और ब्लीडिंग चालू होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी फिशर्स होते हैं। ओके, सो नाउ एक बार पता चला कि पाइल्स है, फिशर है या फिस्चुला है, तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट्स है? मतलब सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ही अच्छा हो सकता है या सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी बन जाती है? अ, ये तीनों जो बीमारियां है उसमें हरस और मसा, ये दो ऐसी बीमारी है जो शुरुआती स्टेज के अंदर और अगर ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हो तो वो मेडिकली ट्रीट हो सकती है। कई बार मेडिसिन से अच्छी भी हो जाती है। एक बार अगर स्टेज 2 3 में पाइल्स चले जाए तो वो मेडिसिन से टेम्पररी ही राहत देता है और उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एनल फिशर मतलब में हरस के अंदर अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन हो और मेडिसिन से रिलीव नहीं हो तो ही हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं। फिशुला मतलब में भगंदर एक ऐसी बीमारी है कि वो जनरली सर्जरी से ही ठीक होती है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है। हमने आज तक जितने भी ऐसे अवेयरनेस सेशंस आज तक हमने जो किए हैं, सब में डिस्कस हुआ है कि बिकॉज ऑफ द एडवेंट इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज अब होती है। तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा होता है जिससे एडवांस ट्रीटमेंट हो, पेन कम हो, सर्जरी कंफर्टेबली हो जाए और पेशेंट कंफर्टेबली रिकवर हो जाए? अभी हम लोग जो इसकी सर्जरीज करते हैं हरस मसा और भगंदर, तो उसके अंदर भी जैसे सभी डिसीज में एडवांस ट्रीटमेंट्स आई है ऐसे ही इसमें भी एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। जैसे कि फिशर की बीमारी है जो लॉन्ग टर्म से हम लोग स्ट्रेचिंग करते थे या लेटरल स्पिंट्रोटोमीज करते थे, वो अभी लेसर से पॉसिबल हो गई है, तो उसकी सर्जरी लेसर से होती है। पाइल्स की ट्रीटमेंट अगर स्मॉल पाइल्स हो तो हम लोग उसको लेसर से ट्रीट कर पाते हैं। और अगर बड़े पाइल्स हो तो स्टेपल हेमरोडेक्टोमी, स्टेपलर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे पूरी सर्जरी होती है, तो वो स्टेपलर की एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिशुला के लिए भी रूटीन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, वो तो अवेलेबल है ही है, पर उसके साथ में आज की तारीख में उसके लिए भी लेसर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ओके, समझो इसमें से कोई एक सर्जरी पेशेंट को करवानी पड़ी, तो पेशेंट को कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा?
ज़्यादातर ये सब पेशेंट्स को अगर सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी के बाद में 1 या 2 दिन, ज़्यादातर पेशेंट दूसरे दिन ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाँ, बगंदर के कोई पेशेंट को अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो, ज़्यादा पस हो, तो 3-4 दिन रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी सिम्टम्स और रीजंस और एडवांस सर्जरी ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, पर एक इम्पोर्टेंट नाउ क्वेश्चन ये है कि आर देयर एनी चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर सर्जरी? हाँ, ये जो सर्जरीज है वो ज़्यादातर अभी सेफ है, पर फिर भी कोई कोई सर्जरीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई 300-400 सर्जरी में एकाध एक पेशेंट में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन की शक्यता रहती है। पाइल्स के ऑपरेशन में कोई बार ऑपरेशन के बाद में कोई पेशेंट को ब्लीडिंग होना, कोई पेशेंट को वो स्टेपलर हेम्ब्रोडेक्टोमी हम करते हैं तो स्टेपलर की जगह पे जगह छोटी हो जाना, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फीसर में हम लोग ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस देखते नहीं हैं। फिस्चुला के पेशेंट्स को हम लोग ऑलवेज समझाते हैं कि ड्रेसिंग थोड़ा लंबा चल सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि फिस्चुला डू रिकर, कितनी भी अच्छी तरह से सर्जरी की गई हो तो भी उसमें रिकरेंस मतलब में वापस होने की शक्यता रहती ही है। हाँ, हर एक को हो ऐसा नहीं है, पर या 1% 2% चांसेस ऑफ रिकरेंस आर ऑलवेज है। ओके, सो कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आर देयर एनी चांसेस ऑफ रिकरेंस? मतलब पेशेंट ने आपसे ऑपरेशन करवाया, अच्छा हो गया, और रूटीन लाइफ जी रहे हैं, और 1 या 2 साल के बाद, मे बी 5 या 7 साल के बाद, कि वापस भाई पाइल्स हुआ, वापस बगंदर हुआ, वापस फिस्चुला हुआ, ऐसा होता है? आपको देखने में आया है ऐसा? पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल आते हैं? हरस मसा और बगंदर ये तीनों चीज़ें सर्जरी से क्योर हो जाती है। हाँ, पर आफ्टर ईयर और 2 अगर हम खाने में ध्यान नहीं दें, अगर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर ध्यान नहीं दें, कॉन्स्टिपेशन हो और उसकी मेडिसिन हम नहीं करें, तो ये बीमारी नई हो सकती है। पेशेंट बोलता है कि मुझे वापस हुआ ऑपरेशन के बाद में, पर वो वापस नहीं होता है। एक बार पाइल्स निकल गए तो उसके बाद में नए पाइल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं हो उसके लिए हम लोग ऑलवेज एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि आप घर में कोई भी प्रकार के लेक्सेटिव्स, जिसके अंदर आई ऑलवेज प्रीफर इसबगोल फॉर लॉन्ग टर्म। इसबगोल का पाउडर अगर आपको एडजस्ट होता है तो वो रखे, हर डे रखे। अलग अलग मेडिसिन आती है, क्रीमाफिन वगैरह आता है, वो कोई भी मेडिसिन घर में रखे, उसका रेगुलर इस्तेमाल ना करें। पर हाँ, जब भी हैवी खुराक खाने का है, बाहर का खुराक खाने का है, या तो फिर नॉर्मल खुराक के ऊपर भी अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको लंबा नहीं चलने दे, थोड़े दिन के लिए उसकी मेडिसिन ले ले, जिससे कि ये बीमारी आगे नहीं हो। ओके सर, सो द कंक्लूजन व्हाट आई एम ड्राइंग इज, ये जो तीनों बीमारियां हैं वो मोस्टली लाइफस्टाइल डिसीजेज है, और पिछले 8-10 सालों में हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स है उसमें जो मेजर चेंज आया है, फास्ट फूड जो मोस्टली जो मैदा होता है उससे बनता है, या नॉनवेज भी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसमें घी बटर ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है, बाहर का खाना खाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा स्पाइसी फूड से भी ये सब ये बीमारियां। ज़्यादा स्पाइसेस डालते हैं, और आज की जनरेशन को स्पाइसी फूड खाना पसंद है, और हम वो सब चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह से शायद ये सब हो रहा है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट सर? एग्जैक्टली। तो आप ये सारी चीजें हो उसके बाद आप डॉक्टर के पास आए, उससे अच्छा है कि अपने फूड हैबिट्स पे ध्यान दे, अच्छा खाए, घर का खाए, सिंपल खाए और स्वस्थ रहे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।